everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from class 6 new NCERT for social science. We have started with theme B. इसका chapter 4 हम कर चुके हैं. इस वीडियो में हम chapter 5 देखेंगे. So chapter 4 timeline and sources of history और बाकी के सभी chapters के links description box में है. Please go through that. So चलिए start करते हैं part 1 chapter 5 का. इंडिया दैट इज भारत. दोनों ही नाम हमारी कंट्री के हैं. हमारी कंट्री के बहुत से नाम हैं. इसके अलावा कौन सा नाम आपको याद आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए. और इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि इंडिया के इतने सारे नाम कैसे पढ़े. तो बहुत प्यारा सा एक कोट श्री औरोबिंदो जी का दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. सो इन इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी वाज मेड कंप्लीट and became the very stuff of the life of all this great surge of humanity between Himalayas and two seas. So इंडिया का एक्सपैंड बताया जा रहा है कहां से कहां तक. ऊपर हिमालय और दोनों सीज यानी इस तरफ अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ के जो लोग हैं इनके बीच में कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी. देखिए स्पिरिचुअल मतलब होता है थॉट्स बिलीव्स ये सेम होना, ठीक है. स्पिरिचुअल यूनिटी मतलब. और कल्चरल यूनिटी मतलब होता है जो रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं, जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है वो जो फॉलो करते हैं. सो यहाँ के जो लोग हैं इनके बीच में कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी बहुत समय पहले से ही यहाँ के लोगों के बीच में आ चुकी है. ये एक बेस बन चुकी है वहाँ के लोगों की लाइफ को जीने का. सो इस कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी ने यहाँ के लोगों को एक दूसरे से बांध रखा है. बहुत ही प्यारा सा कोट था जिसमें इंडिया में जो एक यूनिटी है लोगों के बीच में एकजुटता है उसके बारे में बताया गया है. अब आगे एक इमेज दी गई है 5.1 अ सीन फ्रॉम रूरल इंडिया about 2300 year ago north gate of great Sanchi stupa. 2300 ईयर एगो को हम डेट में और कैसे दिख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि लास्ट पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है. स्तूपा के बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे जो कि हम इस चैप्टर के बाद करने वाले हैं. तो इस इमेज में जो कि ली गई है सांची स्तूपा से, उसके द्वार से, इसमें दिखाया गया है कि 2300 साल पहले लोग कैसे रहा करते थे. हमारी जो लाइफ स्टाइल है उस समय के लोगों की कैसी थी. ओके अब यहाँ पर आगे दिया है बिग क्वेश्चंस. तो ये दो क्वेश्चंस के थ्रू हम चैप्टर कवर करेंगे. हाउ डू वी डिफाइन इंडिया. इंडिया को डिफाइन कैसे करते हैं. एंड व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स फॉर इंडिया. इंडिया के प्राचीन नाम क्या क्या हैं. तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. टुडे द इंडिया वी नो इज अ मॉडर्न नेशन with defined borders, defined states and known population. आज जिस भारत को हम जानते हैं ये एक आधुनिक देश है जिसकी एक अपनी बॉर्डर्स है कि यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है. इसके बॉर्डर्स के अंदर इसके डिफाइंड स्टेट्स हैं कि 28 स्टेट्स है अभी हमारे, है ना. और इसकी डिफाइंड पॉपुलेशन है कि इतनी एरिया जो है इसी के अंदर के लोगों को भारत के लोग कहा जाएगा, है ना. हाउएवर इट वाज वेरी डिफरेंट 500 years ago, 2000 years ago और इवन 5000 years ago. जो आज की कंडीशन है ऐसी इतनी समय पहले नहीं हुआ करती थी. So this region of the world which we often call the Indian subcontinent has had many different names and shifting boundaries. We can learn about India's past and evolution from many different sources. Let us explore. तो जिस कंट्री को आज आप इंडिया बोल रहे हैं वो पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसमें प्रेजेंट डे इंडिया भी है लेकिन और भी कंट्रीज इसका पार्ट होते थे जैसे पाकिस्तान, भूटान, अभी हम आगे देखेंगे, है ना. तो ये सब कंट्रीज मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती थी. पहले ऐसा डिवीजन नहीं था कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये बांग्लादेश है. सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोल रहे हैं हम. कॉन्टिनेंट के बारे में हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था. लार्ज लैंड मास, जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा. तो ये कॉन्टिनेंट जितना बड़ा नहीं है लेकिन ये कॉन्टिनेंट से छोटा होते हुए भी ऐसे फीचर्स हैं इसके जो कि ये बाकी की एशिया से कटता है और एक बड़ा सा लैंड मास क्रिएट करता है. जैसे नॉर्थ में बाउंड्रीज हैं हिमालयाज की, नीचे ओशन से घिरा हुआ है ना. तो इसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इसके बहुत सारे नाम थे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के. इसके बारे में चलिए एक्सप्लोर करते हैं. सो इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज बीन कॉल्ड बाय मेनी नेम्स both by its inhabitants and by visitors from outside. Inhabitants मतलब जो वहां के रहने वाले लोग हैं, people who live in a particular place, जो इस जगह के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले लोग हैं. और जो बाहर से विजिटर्स आए तो इन सब ने मिलकर इंडिया को बहुत सारे नाम दिए. These names come to us from ancient texts, accounts of travelers and pilgrims and inscriptions. Accounts of travelers को हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था, आप बताइए कमेंट सेक्शन में. ओके सो ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हमारे जो प्राचीन टेक्स्ट हैं, किताबें हैं उनसे, ट्रैवलर्स ने जो किताबें लिखी हैं उनसे, पिलग्रिम्स यानी कि जो रिलीजन बेसिस पे हमारे यहाँ विजिट करने आते थे
उनको कहा जाता है पिलग्रिम, है ना, जो तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं। इंस्क्रिप्शंस जो हार्ड सरफेस पे खुदाई करके कोई इंफॉर्मेशन लिखी गई है, सो इन सब से हमें जानकारी मिलती है हमारे भारत के नाम के बारे में। सो थिंक अबाउट इट, कंसिडर द फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, व्हाट आर इट्स नेचुरल बाउंड्रीज दैट यू कैन मेक आउट। सो अभी मैंने आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में बताया। यहाँ आप देखिए ऊपर हिमालय है इसकी बाउंड्री, नीचे इधर अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। सो इंडियन सबकॉन्टिनेंट आप देख सकते हैं इन लाइंस के थ्रू कि सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसमें बाकी के आसपास की कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं। तो ये फिजिकल मैप दिया हुआ है आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट का विद सम पार्ट्स ऑफ इट्स रिवर्स, और ये जो ब्लू ब्लू लाइन है इसमें रिवर्स को रिप्रेजेंट करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ इंडियंस नेम इंडिया। भारत के लोगों ने भारत को ये नाम कैसे दिया। तो यहाँ पे एक मैप देख सकते हैं, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, द ऋग्वेदा इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट एज वी विल सी इन चैप्टर 7। इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधवा, दैट इज द लैंड ऑफ 7 rivers. The word Sindhava comes from Sindhu, which refers to the Indus River or at times to river in general. देखिए, सो ऋग्वेदा जो टेक्स्ट है इंडिया का प्राचीन टेक्स्ट है, जिसके बारे में आप चैप्टर 7 में पढ़ने वाले हैं। ये हजारों साल पहले लिखा गया है। इसने ये जो भारत का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आप मैप में देख रहे हैं, इस रीजन को सप्त सिंधवा कहकर बुलाया है। अब सप्त सिंधवा मतलब क्या होता है, सप्त मतलब 7, है ना, और सिंधवा मतलब रिवर्स। सो लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों से मिलकर बना हुआ एक लैंड। ठीक है, सो सिंधवा यहाँ पर सिंधु वर्ड से आया है। सिंधु या तो इंडस रिवर के लिए यूज हुआ है, जो आज भी है सिंधु नदी, और या फिर सिंपल रिवर के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पर आप 7 नदियां देख सकते हैं, रिवर इंडस जिसे सिंधु भी कहते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सरस्वती। तो ये सारी 7 नदियां मिलकर सप्त सिंधु का एरिया बनाती है। ये ऋग्वेद में मेंशन है। नाउ मूविंग ऑन इन टाइम, वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर। बहुत सारी किताबों में इंडिया के अलग अलग नाम आए हैं। द महाभारत इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट। वी रीड अबाउट इट इन आवर थीम, आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। आगे के थीम्स में महाभारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भारत का बहुत पुराना टेक्स्ट है। इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट मेनी रीजन्स। महाभारत की बुक में बहुत सारे रीजन जो आज भी हम देख सकते हैं, उनके नाम थोड़े से डिफरेंट लेकिन मेंशन है। जैसे कश्मीरा, ये किसके लिए है, मोर और लेस टुडे कश्मीर, उसके लिए यूज हुआ है। कुरुक्षेत्र पार्ट ऑफ हरियाणा टुडे, हरियाणा के जो एक पार्ट है उस एरिया के लिए यूज हुआ है। वंगा ये बंगाल के लिए यूज हुआ है। प्राग ज्योतिषा ये रफली टुडेज आसाम, जो आज का आसाम है उस एरिया के लिए यूज हुआ है। कच्छ ये टुडे जो कच्छ रीजन है गुजरात का, उसके लिए यूज हुआ है। केरला ये केरला के लिए लगभग यूज हुआ है। तो ये सारे नाम महाभारत में ऑलरेडी मेंशन है। बट व्हेन डू वी कम अक्रॉस अ नेम फॉर द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बिकॉज एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू डेट, दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन टू आंसर। द महाभारत यूज टर्म्स भारतवर्ष and Jambudvipa, and scholars generally agree that this long poem was written from few centuries BCE onwards. जो हमारे इंडियन टेक्स्ट हैं, इनमें डेट पता कर पाना कि ये एक्चुअली कब से लिखे गए हैं, ये थोड़ा टफ है। जैसे महाभारत में नाम यूज हुआ है हमारे इंडिया के लिए भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, लेकिन एक्चुअली क्या डेट है कि कब से लोगों ने इन नाम को रखना स्टार्ट किया, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि जो महाभारत की किताब है, ये जो लंबी सी कविता है, ये फ्यू सेंचुरी बीसीई लिखना स्टार्ट हो गई थी। देन द फर्स्ट टर्म भारतवर्ष, जो भारतवर्ष जो टर्म है इसका क्या मतलब है, इट क्लियरली एक्सटेंड्स टू द एंटायर सबकॉन्टिनेंट एंड द टेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल। भारतवर्ष पूरे सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ भारतास, भारत के जो लोग हैं भारतास, उनकी कंट्री को भारतवर्ष कहा गया है। भारत इज अ नेम दैट फर्स्ट अपीयर्स इन ऋग्वेदा वेयर इट रेफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल। सो भारत जो है ये पहले उन लोगों के लिए कहा गया है ऋग्वेदा में जो कि वैदिक ग्रुप के पीपल थे। वैदिक काल आप पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। सो वैदिक काल के समय में जो लोग रहते थे उन लोगों के लिए भारत वर्ड यूज हुआ है ऋग्वेदा में। इन लेटर लिटरेचर सेवरल किंग्स नेम भारत आर मेंशन। सो बाद के समय में बहुत सारे
राजा हुए जिनका नाम भारत था। फिर है सेकंड टर्म जम्बू द्वीप, इट मीन्स द आइलैंड्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ जामुन ट्री, जामुन के पेड़ों का द्वीप जहां पर बहुत सारे जामुन के पेड़ पाए जाते हैं। दिस इज इंडीड अ कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड जम्बुल ट्री, इसे हम जम्बुल ट्री भी कहते हैं। और ये पेड़ जो है नेटिव है इंडिया का, नेटिव मतलब इंडिया में ये पौधा पाया जाता है। जामुन के पेड़ को हम जम्बुल ट्री भी कहते हैं, मालाबर प्लम ट्री भी कहते हैं, एटसेट्रा। So Jambu Dwipa came to mean the Indian subcontinent. So Indian subcontinent का ही एक नाम क्या पड़ा, जम्बू द्वीप। Now, in fact, we get a good clue from an Indian emperor. His name is Ashoka, and we will meet him later. For now, we can take his date to be about 250 BCE. इसके बारे में जो हमारा देश का नाम है जम्बू द्वीपा, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एम्परर, एम्परर मतलब सम्राट, सम्राट अशोक जो थे उनके समय से। इनका समय 250 BCE के अराउंड है। इनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एज वी विल सी, हम देखेंगे इस चैप्टर में, he left us many inscriptions, उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिख के छुड़वाए हैं। In one of them he used the same name जम्बू द्वीपा, उन्होंने एक ऐसे ही इंस्क्रिप्शन में नाम यूज किया है जम्बू द्वीपा टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया, which at that time included what is today Bangladesh, Pakistan as well as part of Afghanistan। ये जो जम्बू द्वीपा है उनके समय के हिसाब से अगर बताएं तो आज का जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है इन एरिया को भी इंक्लूड करता है। A few centuries later, Bharata became the name generally used for the Indian subcontinent. For instance, in an ancient text called Vishnu Purana, we read, थोड़े सेंचुरीज बाद हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए भारता टर्म यूज करने लग गए। जैसे यहाँ एक पुराण, विष्णु पुराण जो हमारा है, उसमें से कुछ लाइनें दी गई हैं, चलिए रीड करते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा। इसका मतलब क्या है, द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन इज कॉल्ड भारत। भारत वो कंट्री है जिसके साउथ में ओशियन है और नॉर्थ में हिमालयाज जैसे माउंटेन है। यहाँ पर जो माउंटेन कहा गया है स्नोई माउंटेन, किसके लिए यूज हो रहा है, हिमालयाज के लिए, है ना, बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं, बहुत ऊंचे माउंटेन्स हैं। सो दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज इवन टुडे। इन नॉर्थ इंडिया इट इज जनरली रिटन एज भारत, while in South India it is often written as भारतम। सो ये भारत नाम हम आज भी यूज करते हैं। नॉर्थ इंडिया में इसे भारत नाम से लिखा जाता है और साउथ इंडिया में हम देखेंगे भारतम वर्ड यूज होता है। नाउ थिंक अबाउट इट, हैव यू आइडेंटिफाइड द स्नोई माउंटेन, डू यू थिंक दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज करेक्ट। अभी जो हमने टेक्स्ट पढ़ा विष्णु पुराण से, उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है भारत का, क्या आपको लगता है सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो अभी भी जो हमारा इंडिया है उसके साउथ में क्या है, ओशियन है, समुद्र है, और ऊपर क्या है, लॉफ्टी हिमालयाज जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं ना। सो ये जो स्नोई माउंटेन है किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, हिमालय के लिए। सो यस, ये डिस्क्रिप्शन सही है। हिमालयस मार्क द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ भारत एज हिमालयस आर स्नोई माउंटेन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है, लेट्स एक्सप्लोर। डू यू रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ एनी रीजन गिवन इन मैप फिगर 5.4 ऑन पेज 79, लिस्ट द वंस दैट यू हैव हर्ड ऑफ। हमें यहाँ पर एक फिगर दिया गया है 5.4, इस मैप में महाभारत के समय के कुछ इंपॉर्टेंट जगह के नाम दिए गए हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ओके, सो आपको देखना है कि इनमें से आप कोई नाम आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए इसको हम पार्ट्स में देख लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे नाम है तो पहले नॉर्थ के सारे पार्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है गंधारा, ध्रुयु, कंबोजा, कैकिया, माद्रा, वहलिका, सौवीरा, अंबास्ता, शिवी। फिर इधर सौराष्ट्र, सौराष्ट्र में आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। आप जो भी नाम आइडेंटिफाई करेंगे वो आप बताएंगे। ओके, अनर्ता, देन मत्स्य, सुरसेना, पंचाला, छेदी, दर्शाना, अवंती, महिष्मती, विदर्भ। महिष्मती आपने कौन सी पिक्चर में नाम सुना है, बताइए कमेंट सेक्शन में। करुषा, कोशाला, काशी, एक कोशाला यहाँ, एक यहाँ दक्षिण कोशाला है ना। विदेहा, मगध, मगध जो आज का बिहार रीजन है उसके लिए यूज हुआ है। अंग, पुंद्र, सुहमा, वंगा, वंगा अभी हमने पिछली कुछ स्लाइड में पढ़ा, बंगाल के लिए यूज हुआ है। देन प्राग ज्योतिषा, प्राग ज्योतिषा किस स्टेट के लिए, जो आज का कौन सा स्टेट है उसके लिए यूज हुआ है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, अभी हमने पढ़ा है, राइट। फिर देखते हैं साउथ में कौन कौन से नाम दिए गए हैं। जनस्थाना, कलिंगा, अश्माका, किष्किंध्या, द्रविड़, चोला, पांड्या, केरला। केरला तो आज भी है स्टेट, राइट। सो ये सब नाम महाभारत के समय के फेमस जगहों के नाम है। जो भी नाम आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो आप बताएं। यहाँ पर एक पॉइंट आप देखिए, आगे हम रीड करेंगे इसके बारे में। ये जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे का पॉइंट है, यहाँ पर आता है कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु स्टेट का पार्ट है। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। It is interesting to know that different parts of country adopted similar definition for India. For instance, a poem of ancient Tamil literature from
from about 2000 years ago praises a king whose name is known from Cape Kumari in south, from the Great Mountains in north, from the ocean on the east and on the west. You can now recognize the Great Mountains in the north, and it should not be difficult to identify Cape Kumari. It looks like ancient Indians knew their geography well. इसका मतलब है कि पुराने समय के जो लोग थे उनको अपनी बाउंड्रीज बहुत अच्छे से पता थी कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, और हर जगह हमें सेम ही डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है इंडिया के बारे में। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, तमिल लैंग्वेज का एक लिटरेचर है, 2000 साल पहले से लिखा गया है। उसमें एक राजा की प्रेजेस मतलब तारीफ की जा रही है और उनके बारे में लिखा है कि ये केप कुमारी से हैं। केप कुमारी कौन सी जगह हो सकती है? तो हमने अभी मैप में देखा कन्याकुमारी है ना, तो यहाँ से है। और इसमें देखिए इंडिया का एक्सटेंट जैसे अभी हमने डिस्कस किया वैसा ही कुछ लिखा है कि नॉर्थ में ग्रेट माउंटेन्स हैं, साउथ में ओशियंस हैं, है ना। सो ग्रेट माउंटेन्स यहाँ पर हिमालय की बात हो रही है, तो हम देख सकते हैं कि जो भी डिस्क्रिप्शन इंडिया का हमें मिल रहा है वो सेम ही बता रहा है कि नॉर्थ में इंडिया के हिमालय है, साउथ में ओशियंस हैं, जैसे कि वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, राइट। तो सेम डिस्क्रिप्शन हमें इंडिया का मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट मिस आउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which was first written in English uses the phrase India that is Bharat right at the beginning. देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? A document that spells out basic principles and laws of a nation. The Indian constitutions which will be studied in grade 7 came into force in 1950. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हिंदी में हम बोलते हैं संविधान। ये एक रूल बुक होती है। रूल बुक मतलब इसमें क्या है, रूल्स बताए गए हैं कि एक कंट्री एक नेशन कैसे चलेगा, यहाँ की गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, यहाँ के लोगों के पास क्या अधिकार है, यहाँ के लोगों के क्या कर्तव्य है, सब कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की किताब में लिखा होता है। सो इंडिया का जो संविधान है वो 1950 में लागू हुआ, मतलब 1950 में स्टार्ट हुआ। 26 जनवरी को इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में आप क्लास 7 में पढ़ेंगे। अभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल बुक है। उसमें एक फ्रेज यूज हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत भी है। और हिंदी वर्जन आया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें एक लाइन लिखी गई है, भारत अर्थात इंडिया, मतलब इंडिया और भारत दोनों एक ही कंट्री के नाम हैं। फिर है लेट्स एक्सप्लोर इन दिस रिप्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन फिगर 5.5 पेज 82 कैन यू मेक आउट फ्रेज इंडिया दैट इज भारत। देखिए ये पेज दिया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है। यहाँ पर लेटर्स बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, मैंने ये वाला पोर्शन यहाँ जूम करके दिखाया है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कहाँ लिखा है इंडिया दैट इज भारत। देखिए फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। सो वो सब आप नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी इंडिया दैट इज भारत ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, कि भारत के ही दोनों नाम है, इंडिया और भारत भी। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। तो अभी तक हमने देखा कि भारत के लोगों ने किस तरीके से भारत को नाम दिया। अब देखेंगे फॉरेनर्स जो विदेशी लोग हैं उन्होंने भारत को कैसे कैसे समझा और कैसे कैसे नाम दिया। सो द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया वाज द पर्शियंस, द एंशिएंट inhabitants of Iran. In the 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control over the region of the Indus River, which as we saw was earlier called Sindhu. अभी हमने सिंधु नदी इंडस रिवर के बारे में लास्ट स्लाइड्स में देखा था, आप एक बार और देख सकते हैं। सो ये जो रीजन है ना, यहाँ पर पर्शियन लोगों ने सबसे पहले एक मिलिट्री कैंपेन किया। पर्शियन लोग कौन है? जो इनहैबिटेंट्स हैं। सो इनहैबिटेंट्स मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले लोग। सो ईरान के रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? पर्शियन कहते हैं। पर्शियन ही ऐसे लोग थे, पहले फॉरेनर्स थे जिन्होंने इंडिया का नाम मेंशन किया है। सो इन्होंने 6 सेंचुरी बीसी में यहाँ के जो एम्पेयर थे, सम्राट थे, उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया। मिलिट्री कैंपेन मतलब अपनी सेना के थ्रू कंट्रोल किया किसी रीजन पे। सो किस रीजन पे किया? इंडिया का जो इंडस रिवर सिंधु नदी वाला एरिया हमने देखा था अभी पिछली स्लाइड्स में, उस रीजन पे कंट्रोल किया। सो इट इज नो सरप्राइज दैट इन देयर अर्लीस्ट रिकॉर्ड एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन द पर्शियंस रेफर्ड टू इंडिया एज हिंद, हिदू और हिंदू। सो ये सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल किया था, वो इंडिया के कांटेक्ट में आए थे। तो उनके जो पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं या रिकॉर्ड्स हैं उसमें उन्होंने इंडिया को 3 नामों से रेफर किया है, हिंद कहा है, हिंदू कहा है और हिदू कहा है। ऐसा क्यों? विच आर एडेप्टेशन इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु, क्योंकि वो लोग सौ को ह प्रोनाउंस करते थे। सो सिंधु नदी का क्या कर दिया उन्होंने? हिंदू, हिदू या हिंद।
ठीक है। नोट दैट इन एंशिएंट पर्शियन हिंदू इज प्योरली ज्योग्राफिकल टर्म, इट डज नॉट रेफर हियर टू द हिंदू रिलीजन। आज जो हम हिंदू रिलीजन जानते हैं, हिंदू धर्म जो है, ये वाला हिंदू जो पर्शियन लोग यूज करते हैं, ये किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये वहां की ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सिंधु नदी के अराउंड का रीजन है। सो वो सिंधु को स प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो हिंद, हिंदू और हिंदू कहा है। ठीक है, अब आगे है, बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेज। अब यही पर्शिया के जो सोर्सेज है, इंस्क्रिप्शन है या फिर टेक्स्ट है, इनको ही देखकर द एंशिएंट ग्रीक, ग्रीक कौन से लोग होते हैं? जो ग्रीस में रहने वाले पीपल हैं। सो ग्रीक नेम द रीजन इंदोय और इंडाइक। पर्शियन लोगों ने हिंद हिंदू कहा, तो उन्होंने क्या कर दिया इसका इंदोई या इंडाइक। क्यों? दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर ऑफ एच ऑफ हिंदू बिकॉज दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन देयर ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक की जो लैंग्वेज है, भाषा है ग्रीक की, उसमें एच लेटर होता ही नहीं है। सो उन्होंने हिंदू में से क्या किया? एच को हटा दिया। इनिशियल मतलब शुरुआती जो लेटर है एच, उसको हटा दिया। सो देखिए कैसे बना ये। पहले था सिंधु, जो कि एक नदी के लिए यूज हो रहा है। सिंधु को पर्शियन लोगों ने शुरू किया बोलना हिंदू, क्योंकि वो सौ को ह प्रोनाउंस करते थे। फिर हिंदू से क्या बन गया? इंदोई या इंदाइक। ग्रीक लोगों ने ये बनाया। क्यों? क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है उसमें एच लेटर नहीं होता था। चलिए अब आगे देखते हैं। सो द एंशिएंट चाइनीज आल्सो इंटरैक्टेड विद इंडिया। जो प्राचीन चाइनीज लोग थे, पहले के चाइना के जो लोग थे, वो लोग भी इंडिया से बहुत कांटेक्ट में आए। इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर टू इंडिया एज येंटू और येंडू। दिस वर्ड आल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु इन द फॉलोइंग मैनर। चाइनीज जो लोग थे, उन्होंने भारत को येंटू या येंडू कहा। ये जो वर्ड है, ये भी सिंधु से ही डिराइव हुआ है। कैसे? देखिए, पहले सिंधु, फिर हिंदू बना, फिर इंदू बना। हमने अभी देखा ग्रीक में, इंदू को ही चाइनीज लोगों ने क्या बोलना शुरू किया? येंदू। Okay, another Chinese word also derived from Sindhu was Xianzu, but this word could also be understood as heavenly master. एक और वर्ड है जो चाइनीज पीपल सिंधु से डिराइव करते हैं, उसका मतलब है त्यांजू। त्यांजू मतलब होता है हेवनली मास्टर। बहुत बड़े व्यक्ति के लिए ये वर्ड यूज हो रहा है। ओके, सो दिस रिफ्लेक्ट्स द रेस्पेक्ट द एंशिएंट चाइनीज हैड फॉर इंडिया एज द लैंड ऑफ बुद्धा। ये जो वर्ड है हेवनली मास्टर, जिसके लिए वो लोग त्यांजू यूज करते हैं वर्ड, ये चाइनीज पीपल शो करते हैं कि वो कितनी रिस्पेक्ट करते थे प्राचीन भारत की, जो कि किसकी भूमि है? बुद्ध भगवान की भूमि है। वो लोग बुद्धा को बहुत मानते थे। You are probably quite familiar with the more recent term Hindustan, but you may not know that it was first used in Persian inscription some 1800 years ago. आपने हिंदुस्तान वर्ड सुना होगा, ये लगता होगा कि अभी का नया वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्शियन इंस्क्रिप्शन जो 1800 साल पहले लगभग लिखे गए हैं, उसमें हिंदुस्तान टर्म का यूज हुआ है। लेटर ऑन दिस बिकेम द टर्म यूज्ड बाय मोस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बाद में ये जो हिंदुस्तान शब्द है, बहुत सारे इन्वेडर्स, इन्वेडर्स मतलब होता है जो किसी और कंट्री में जाके अटैक करते हैं, लूटपाट करते हैं। सो ऐसे जो इन्वेडर्स आने लगे इंडिया में दूसरी कंट्रीज के, वो लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए हिंदुस्तान टर्म यूज करने लगे। नेक्स्ट है डोंट मिस आउट। यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है, ये चाइनीज ट्रैवलर हैं जो इंडिया में ट्रैवल किए थे, उनके बारे में। चलिए रीड करते हैं। श्वेनजांग, श्वेनजांग, एक्स जो लेटर है चाइनीज लैंग्वेज में हम इसे एस पढ़ते हैं, ठीक है। तो श्वेनजांग फॉर्मली स्पेल्ड ह्वेनसांग और ह्वानसांग। इनका नाम पहले हम ह्वेनसांग भी बोलते थे, ह्वानसांग भी बोलते थे, ये सारे एक ही पर्सन के नाम है। ही ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन 7th सेंचुरी सीई। ये 7th सेंचुरी सीई में इंडिया आए थे चाइना से। ही विजिटेड मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, met scholars, collected Buddhist texts and returned to China after 17 years. ये 17 सालों तक भारत में रहे और इन्होंने इंडिया से बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे, बुद्धा से रिलेटेड लिटरेचर टेक्स्ट, वो कलेक्ट किए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, बहुत सारे स्कॉलर्स से मिले, विद्वानों से मिले, है ना। उसके बाद 17 सालों बाद ये चाइना रिटर्न चले गए। देयर ही ट्रांसलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ही टुक बैक विद हिम फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। फिर जो भी मैन्युस्क्रिप्ट इन्होंने इंडिया से कलेक्ट किए थे, चाइना में जाके उसको उन्होंने संस्कृत से चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। सेवरल अदर चाइनीज स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ओवर द सेंचुरीज। आप आगे की क्लासेस में देखेंगे कि बहुत सारे और भी चाइनीज ट्रैवलर्स, स्कॉलर्स यानी जो विद्वान थे चाइनीज, उन्होंने इंडिया को ट्रैवल किया था। नेक्स्ट इज लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू कंप्लीट दिस टेबल ऑफ मैनी नेम्स ऑफ इंडिया। अभी जो भी हमने नाम पढ़े उस बेसिस पे ये एक्सरसाइज दी गई है। सो पर्शियन में क्या कहा गया इंडिया को? हिंद, हिदू और हिंदू। ग्रीक में इंदोई, इंदाइक। लैटिन में दिया हुआ है इंडिया कहा गया। चाइनीज में येंटू और येंडू। देन अरेबिक और पर्शियन में सेम, हिंद, हिदू और हिंदू। फिर इंग्लिश में इंडिया एंड फ्रेंच में इंडे।
ओके, सो ये अलग अलग नाम है इंडिया के, कितने सारे नाम हमने पढ़े, और बहुत से नाम तो इसमें अभी भी नहीं है, जैसे हिंदुस्तान, भारत, और भी बहुत, जिनके बारे में आप आगे की क्लासेस में या आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 5 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। सो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सारे टॉपिक्स। अब बची है इसकी समरी, जो बुक में बहुत छोटी सी दी गई है। दैट समरी जो बुक में दी गई है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा नोट्स, पॉइंट्स, समरी और बुक की एक्सरसाइज विद सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 2 में हम सभी चीजें कवर कर लेंगे, जिसमें एक्सरसाइज होगी, नोट्स होगी, समरी होगी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे। So I hope you like this video. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.